हेलो बच्चों, वेलकम, स्वागत। आइए पढ़ेंगे संवदिया जो कहानी है हिंदी की। इस कहानी की अपन समरी देखेंगे और जितने प्रश्न इस टॉपिक से बन सकते हैं वो सारे प्रश्न भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। आइए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं कि गांव में हरगोविंद नाम का संवदिया है। अब पहले तो ये है कि गांव कौन सा है, ठीक है ना। तो गांव का नाम भी आगे आएगा। गांव के हम देख लेंगे, जलालगढ़ था। और उस गांव में एक व्यक्ति था जो संवाद ले जाने का काम करता था। संवाद मतलब संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करता था, इसलिए उसे कहते हैं संवदिया। और उसका नाम था हरगोविंद। अब प्रश्न यही से पहले लाइन से प्रश्न बन सकता है, संवदिया का नाम क्या था, क्योंकि अपन पूरी कहानी में केवल संवदिया संवदिया ही पढ़ेंगे, नाम उसका बहुत कम जगह आया है। तो आप लोग याद रखेंगे उसका नाम था हरगोविंद। अब हरगोविंद, कई बार अगर आपने विशेष ध्यान न देकर के ऐसे एक बार सुन लिया हरगोविंद तो आप लिख दोगे हरगोविंद, तो ध्यान रखना उसका नाम था हरगोविंद, ठीक है। जहां से भी प्रश्न बनेगा सारी चीजें अपन क्लियर करेंगे। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर संवाद पहुंचाने का कार्य करता था। आजकल डाकखाने खुलने से उसका महत्व समाप्त हो गया। डाकखाने मतलब जो पोस्ट ऑफिस होते हैं, तो पोस्ट ऑफिस खुलने से क्या हुआ कि अगर किसी को कोई संदेश भेजना होता है तो फिर वो डाक के माध्यम से, जैसे पोस्ट कार्ड, लिफाफे, इस तरीके की सुविधा होती थी। वो भी पुरानी टाइम की बात होगी। आजकल तो मोबाइल आ गए, सोशल मीडिया इतना तीव्र गति से संदेश पहुंचाता है वर्ल्ड के किसी भी कोने में, एक सेकंड्स का भी कम समय में। तो उस समय की बात है, पोस्ट ऑफिस जो है खुल गए थे। तो लोग क्या करते थे, एक डाक पोस्ट डाल दी और वो धीरे धीरे पोस्ट 5-7 दिन 10 दिन में पहुंच जाती थी, समाचार पहुंच जाता था, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि संवदिया का महत्व कम हो गया था। अब प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि भाई बताइए संवदिया का महत्व कम क्यों हो गया था। क्योंकि जो है वो अब डाकखाने खुल गए थे, पोस्ट ऑफिस खुल गए थे, इसलिए संवदिया का महत्व जो है वो कम होता गया। परंतु परंतु जब किसी गुप्त समाचार को किसी स्थान पर शीघ्र भेजना होता तो हरगोविंद को याद किया जाता था। अब दो काम थे। एक तो ये था कि हरगोविंद को इसलिए बुलाया जाता था कि पहला तो होता था कि अगर कोई समाचार गुप्त होता था, किसी गुप्त संदेश को पहुंचाना होता था, तब उसे बुलाया जाता था। गुप्त क्यों? क्योंकि अगर डाक के माध्यम से भेजा जाता तो वो तो खुला होता था पोस्ट कार्ड, उसको कोई भी पढ़ सकता था, जिसके भी हाथ में पड़ेगा वो पढ़ेगा। तो गुप्त समाचार के लिए, और साथ ही साथ डाक पहुंचने में टाइम लगता था, तो शीघ्र अगर संदेश भेजना हो, तुरंत अगर समाचार पहुंचाना हो, तो फिर उस व्यक्ति को भेजा जाता था। ऐसे में जब हरगोविंद को बड़ी हवेली से बुलावा आया तो उसे हैरानी हुई। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न यहां से बनेगा कि हरगोविंद को कहां से बुलावा आया था, तो हरगोविंद को बड़ी हवेली से बुलावा आया था। इसे बड़ी हवेली की बड़ी बहू, जिसे बहुरिया बहुरिया बड़ी बहुरिया कहकर के संबोधित किया है, तो बड़ी बहू ने अपने मायके संदेश भिजवाने के लिए उसे बुलाया था। यहां से भी प्रश्न बन सकता है। प्रश्न कहीं से जहां जहां से बनेगा मैं सारे आपको कंडीशन बता दूंगा कहां से बन सकता है। यहां से प्रश्न ऐसा बन सकता है कि भाई बड़ी बहुरिया को संदेश कहां पहुंचाना था, या फिर वो किसको संदेश कहां पहुंचना था, तो बड़ी बहुरिया को संदेश अपने मायके पहुंचाना था, अपने पियर में पहुंचाना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे कि किसी समय हवेली अत्यंत समृद्धिशाली थी। थोड़ा सा हवेली के बारे में यहाँ पे आपको लेखक जानकारी दे रहे हैं, जिसकी रौनक छाई रहती थी। पर समय के साथ साथ सब खराब होता गया। बड़े भाई की मृत्यु के बाद 3 भाइयों ने बंटवारा कर लिया। तो टोटल 4 भाई थे, कुल 4 भाई थे। बड़ा भाई जो था वो उसकी मृत्यु हो गई, पीछे बचे 3 भाई। 3 भाइयों ने अपना अपना हिस्से का बंटवारा कर दिया और उन्होंने बंटवारे में मानवीय संबंधों की तनिक भी मर्यादा न रखी। उन्होंने बड़ी बहू की बनारसी साड़ी को 3 हिस्सों में बांट लिया। पहनने का जो कपड़ा था आप देखिए, उसको भी जो है 3 हिस्सों में बांट लिया, 3 उसके हिस्से कर दिए, और उसके बाद जो है वो अपना गांव छोड़ करके जाकर के वो लोग शहर में बस गए। बड़ी बहू अकेली गांव में रह गई, घर में कोई कमाने वाला था नहीं। ऐसे में बड़ी बहू के भूखों मरने की नौबत आ गई। बथुआ साग उसके पेट भरने का एकमात्र साधन बचा था। जिस समय हरगोविंद हवेली पहुंचा उस समय गांव की मोदियाइन काकी, आप याद रखिए वही प्रश्न एक बार फिर से यहाँ बनेगा कि जब हवेली पहुंचा, वही हरगोविंद जब हवेली पहुंचा तो उस समय वहां पे कौन कौन उपस्थित था। एक तो बड़ी बहुरिया थी और दूसरा वहां पे एक मोदियाइन काकी बैठी थी। मोदियन काकी अपना उधार लेने के लिए गई थी। उसने उधार दिया होगा कभी बड़ी बहुरिया को, उधार लेने के लिए गई थी और उधार न मिलता देख बड़ी बहुरिया को खरी खोटी सुनाने लगी।
उसके जाने के बाद बड़ी बहू ने अपना हृदय स्पर्शी संदेश हरगोविंद को सुना करके उसे मायके जाकर सुनाने का अनुरोध करने लगी। तो जब बड़ी बहुरिया वहां से वो क्या कहते हैं उसको, जो काकी चली गई, मोदियन काकी जब वहां से उठ के चली गई, तो उसके बाद बड़ी बहुरिया ने अपना संदेश उसको सुनाया, और वो जो भाव भरा संदेश था वो लेकर के और फिर उसे अपने मायके जाने के लिए, हरगोविंद को उसके मायके जाने के लिए कहा गया। उन्होंने, और फिर यहाँ पे बड़ी बहुरिया ने देखो क्या संदेश दिया, उन्होंने कहा माँ से कहना मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पाल लूंगी, बच्चों की जूठन खा करके एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन अब यहाँ नहीं। फिर रुकती है डॉट डॉट डॉट, बड़ी रुक करके सिसकियां लेते हुए दुखी मन से अपनी बात रखी थी, और कितना मुश्किल रहा होगा उसके लिए जब ये इस तरीके की बातें हो रही है। अब नहीं रह सकूंगी। कहना आगे जारी रखा, यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांध करके पोखरे में डूब जाऊंगी। पोखरे मतलब पोखर जो छोटा तालाब होता है वो पोखरा कहलाता है। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, किसके लिए जीऊं, है ना, किस लिए और किसके लिए। ये जो बीच में डॉट डॉट है इसका मतलब यहाँ पे रुक करके सांस लेते हुए, रोते हुए, सिसकियां लेते हुए अपनी बात कहती है। ऐसा कहते हुए उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, जिसे देख हरगोविंद को बड़ा दुख हुआ। हरगोविंद भी दुखी हो गया भाई। वह परिवार के दूसरे सदस्यों की निर्दयता पर विचार करने लगा, बड़ी बहुरिया के परिवार के जो बाकी सदस्य थे। बड़ी बहू ने आंचल से 5 रुपए का पुराना नोट निकाल करके राह खर्च देना चाहा। अब यहां से ध्यान रखना, एक बार फिर से प्रश्न बनेगा कि बड़ी बहुरिया ने कितने रुपए उसे देना चाहा, तो उसने 5 रुपए का पुराना सा नोट उसके पास में था, वो कहा हरगोविंद के भाई ले लीजिए, ये तुम्हारे रास्ते का खर्च किराया वगैरह। तो उसने देना चाहा, लेकिन हरगोविंद ने लिया नहीं, क्योंकि पता था कंडीशन उसकी, जानता था हरगोविंद, इसलिए नहीं लिया। हरगोविंद अत्यंत दुखी मन से थाना बिहपुर के लिए निकल पड़ा। अब देखिए यहाँ पर उसे जो है वो थाना बिहपुर जाना था, ठीक है, आप याद रखिएगा उसका मायका कि उसे कहाँ जाना था, तो उसे थाना बिहपुर जो जाना था। उसने अपने पास रखे पैसों से थाना बिहपुर के लिए टिकट खरीदा, और उसके बाद डाक गाड़ी में जा बैठा। जो मेल एक्सप्रेस थी उसमें वो जाकर के बैठ गया, और अपना जो है वो अपनी आगे की यात्रा वहां से वो शुरू करता है। डाक गाड़ी में बैठा, वह बड़ी बहू के संवादों को जो का त्यों याद करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जिस भाव में, जिस लय में, जिस तरीके से बड़ी बहुरिया ने वो संदेश हरगोविंद को सुनाया था, वैसा का वैसा संदेश हरगोविंद को सुनाना था आगे। उसकी आंखों सामने बड़ी बहुरिया करुणा, उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया का करुणा भरा चेहरा घूम रहा था। उसकी दीनहीन, बहुत ही विकट, बहुत ही खराब कंडीशन याद करके वह अत्यंत दुखी हो रहा था। कटिहार जंक्शन पहुंचकर उसने बिहपुर जाने वाली गाड़ी पकड़ी। तो अब देखिए भाई, जब वो वहां से रवाना हुआ तो पहला जो स्टेशन आया था, अगर प्रश्न बनता है कि वो पहले कौन से स्टेशन पर पहुंचा, तो कटिहार जंक्शन। याद रखिएगा, ये कटिहार जंक्शन जो है, यहाँ पर ये जो है वो पहुंचता है कटिहार जंक्शन, ठीक है, कटिहार जंक्शन पहुंचता है। यहां से फिर वो दूसरी गाड़ी पकड़ करके थाना बिहपुर के लिए रवाना होता है। इस बार उसे गाड़ी पकड़ने में परेशानी नहीं हुई, क्योंकि स्टेशन पर लगे भोंपू, वहां पे जो माइक होते हैं ना, जैसे ट्रेन आती है और स्टेशन पे रुकती है, तो ट्रेन रुकते ही जो सवारियां उतरती और चढ़ती है उनको सचेत करने के लिए उसमें जो है आवाज आती है, माइक वहां पे लगे रहते हैं, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, और फिर वो स्टेशन का नाम कि भाई इधर जाने वाले यात्री प्लेटफॉर्म नंबर इस पर पहुंचे। तो इस तरीके की आवाज वहां से आ रही थी। भोंपू घोषणा जो कर रहा था, उससे जो है वो उससे क्या होता था कि गाड़ी पकड़ने में सुविधा रही। पहले क्या होता था, जब इस तरीके की भोंपू की आवाज नहीं होती थी तो कितनी बार तो उसकी गाड़ी इसी चक्कर में छूट गई थी कि भाई पूछना पड़ता था कि थाना बिहपुर जाने के लिए कौन सी गाड़ी कितने बजे आएगी, कौन से प्लेटफॉर्म से मिलेगी। ऐसे स्टेशन पहुंचकर हरगोविंद दुखी हो गया। उसे यह चिंता थी कि वह किस मुंह से बड़ी बहू का संदेश उसके मायके में सुनाएगा। तो अब देखिए भाई, वहां जब स्टेशन पहुंचा तो एक बार फिर से वो दुखी हो गया, क्योंकि उसका मुख्य काम तो था संदेश पहुंचाना। तो जैसे ही फिर वो याद करता कि मेरे को उसी भाव में उसी संदेश को पहुंचाना है, तो एक बार फिर से वो विचलित हो जाता है। उसको गांव के लोग पहचानते थे, वे कहने लगे, अब जैसे ही वो थाना बिहपुर पहुंचा लोगों ने उसे पहचान लिया,
क्योंकि वो पहले भी कभी वहां पे संदेश देने के लिए जाता रहा होगा, तो पहचानते ही लोगों ने कहा जलालगढ़ का संवदिया आया है। अब आपको पता चला होगा कि कौन से गांव का ये हरगोविंद रहने वाला था। जब अपन ने शुरू किया तो मैंने आपको बताया था गांव में हरगोविंद नाम का एक संवदिया रहता था, तो वो उसके गांव का नाम था भाई जलालगढ़। तो अगर प्रश्न बनता है कि बड़ी बोहरिया का गांव कौन सा था, तो उसका गांव था जलालगढ़, उसका ससुराल जलालगढ़ में था। वह घर गया, अब बड़ी बोहरिया के वहां पे पहुंचा और सबसे पहले बड़ी बहू के भाई से मिला। उन्होंने अपनी दीदी का हालचाल पूछा। घर पहुंचकर हरगोविंद ने बड़ी बहू की माता जी को अभिवादन किया। पाए लागू माजी ऐसा करके, पाव लागी माजी ऐसा करके उसने उसे संबोधित किया था। तो सबसे पहले उसने अभिवादन किया उनकी माता जी का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उनके हालचाल पूछने पर हरगोविंद ने सब कुशल बताया। कहा सब कुछ ठीक है ना। ये नहीं कहा कि कंडीशन खराब है, मुझे संदेश देने के लिए भेजा है, ये संदेश है, नहीं। उसने कहा सब कुछ ठीक है, सब कुशल मंगल है। उसने अपने आने के बारे में बहाना बनाते हुए कहा कि कल सिरसिया गांव आया था। अब यहाँ से प्रश्न ये बनेगा कि उसने बहाना बनाते हुए कौन से गांव का नाम दिया था, तो याद रखना उसने सिरसिया गांव का कहा। तो हरगोविंद ने क्या कहा कि मैं कल आया था, मैं पास के सिरसिया गांव आया था, मैंने सोचा जाते वक्त यहाँ से मिल के जाऊं, तो इसीलिए जो है आज आप लोगों के दर्शन के लिए यहाँ चला आया। जब माता जी ने अपनी बेटी का हालचाल पूछा तो हरगोविंद ने उनके वेदना भरे संदेश छिपा गया और उनकी दयनीय दशा को वह किस मुंह से कहे, अतः झूठ बोलते हुए झूठ बोलते हुए बताया कि बड़ी बहुरिया दशहरा के समय छुट्टी होने पर गंगा जी के मेले में आकर के माँ से मिलेगी और अन्य लोगों से भेंट कर जाएगी। तो उसने देखो क्या कहा, बात बदल दी, जो संदेश था वो संदेश नहीं पहुंचाया और ये कहा कि दशहरा जब आएगा तो गंगा जी का जो मेला भरेगा उस मेले में मैं आऊंगी और माँ से मिल लूंगी, सबसे मिल लूंगी। कोई संवाद न पाकर के दुखी माँ ने कहा, तो माँ ने क्या कहा भाई, मैं तो बहुआ से अपनी दीदी को लीवा लाने के लिए कह रही थी। बहुआ मतलब उसका जो बेटा होगा, बड़ी बहुरिया का जो भाई था, उससे कहा होगा। अब उसका वहां रह ही क्या गया है, उसकी खोज खबर भी कोई नहीं लेता, मेरी बेटी अब वहां अकेली है। इसकी माँ ने कहा, बड़ी बहुरिया की माँ ने कहा। हरगोविंद ने उन्हें सांत्वना देने के भाव से कहा, नहीं माँ जी, गांव में जमीन जायदाद बहुत है, टूटने के बाद भी तो आखिर है तो हवेली, बड़ी हवेली है, बहुत बड़ी है। बहुरिया हमारे गांव की लक्ष्मी है। अब देखो इस तरीके से उसने पूरी बात को बदल दिया, पूरी बात को चेंज कर दिया और कहा कि भाई वो तो हमारे गांव की लक्ष्मी है। आगे क्या कहता है कि यों भी देवर लोग वैसे भी आते रहते हैं और उन्हें सैर ले जाने की जिद करते हैं। बूढ़ी माँ ने उसे अपने हाथों से जलपान दिया। बातचीत करने के बाद कहा, भाई थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लीजिए। जलपान करते समय बड़ी बहुरिया का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसके बाद जब रात का भोजन उसे परोसा गया तो रात के भोजन के समय फिर बड़ी बहुरिया का भूखा प्यासा चेहरा उसके सामने आ गया। कई तरह के व्यंजन होने के बाद भी वह ढंग से खाना नहीं खा सका। बाद में जब वो सो जाता है तो रात को उसे नींद भी नहीं आ रही है। वह सोचने लगा कि वह क्या करने आया था और वह क्या कर बैठा। उसने झूठ क्यों बोला। उसने फैसला किया कि प्रातः काल उठ करके माँ जी को सही संवाद सुना देगा। तय कर लेता है कि अब तो मैं सुबह तो कह ही दूंगा। उसे रात भर नींद नहीं आई। वह सुबह उठा और और अपना जी कड़ा करके, मजबूत करके, अपना जी करके संवाद सुनाने बूढ़ी माता के पास जा बैठा। अब तो तय कर लिया कि चलो मैं तो कह ही देता हूँ, सही सी बात, फालतू क्यों छिपाऊं। तो जाकर के वहां पे बैठा, परंतु वह संवाद न सुना सका। माँ जी के पूछने पर उसने बताया कि वह इसी गाड़ी से वापस जाना चाहता है। कई दिन हो गए हैं, दशहरा में बड़ी बहुरिया के साथ 15 दिन के लिए आ जाएगा, ये कह करके और वो वहां से जो वो छुट्टी मांगने लगा। अब देखिए, चलते समय बूढ़ी माँ ने चूड़ा की पोटली दी। धान जो बासमती चावल होता है, चावल का एक चूड़ा, उसकी पोटली की भाई बेटी को दे देना। बड़ी बहू के भाई ने औपचारिकता बस पूछा, क्यों भाई, राह खर्च तो है भाई, किराया विराया तो है कि नहीं है। तो हरगोविंद ने पैसे न होने पर भी कहा, भैया जी आपकी दुआ से किसी बात की कमी नहीं है। अब आप ध्यान दीजिए थोड़ा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि भाई बड़ी बहुरिया की माता ने बड़ी बहुरिया के लिए क्या भेजा था, तो बासमती धान का चूड़ा जो वो भेजा था। हरगोविंद ने पैसा नहीं लिया। स्टेशन पहुंचकर हरगोविंद ने देखा कि उसके पास जितने पैसे हैं उतने में वह कटियार तक का ही टिकट खरीद सकता है। अब जब वापस जाना है उसे, आप देखिए कि जैसे जलालगढ़ से रवाना हुआ, जलालगढ़ से कटियार आया, कटियार से उसे फिर थाना बिहिपुर जाना था और थाना बिहिपुर से जो है वो वापस निकला, तो वापस जब जा रहा था ना, तो इसके पास में
यहां तक कटिहार तक का टिकट था, आगे का पैसा नहीं था, तो आगे का सफर उसे कैसे तय करना। ठीक है, गाड़ी में बैठते हुए सोचने लगा कि मैं बड़ी, हाँ, और यदि अब देखो यहां तक कि वो कटिहार तक टिकट खरीद सकता था और उसके पास चवन्नी अगर नकली निकल गई तब तो फिर वो कटिहार भी नहीं जा पाएगा। बीच में कोई स्टेशन था सेमापुर, वहीं पर वो जो है उसे वहां तक जो टिकट खरीद सकेगा। गाड़ी में बैठते ही वह सोचने लगा कि वह बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा, वह कहाँ आया था, क्या संदेश देने आया था और क्या करके जा रहा है। 5 बजे भोर में ही कटिहार स्टेशन आ गया, तो सुबह के जल्दी 5 बजे कटिहार पहुंच गया, है ना, यहाँ पे पहुंच गया। उसे जलालगढ़ जाना था, जलालगढ़, और कितना दूर था वह यहाँ से, कटिहार से 20 कोस दूर। वह बड़ी बहू द्वारा की जा रही प्रतीक्षा को याद करके महावीर बजरंग बली की, विक्रम बजरंग बली की जय बोल करके पैदल ही चल पड़ा। 10 कोस तक तो वह इस गति से चला कि उसे पता ही नहीं चला। उसने 10 कोस की दूरी तो इजीली जो है आसानी से पार कर ली। उसके बाद कस्बे शहर में पानी पी लिया। उसके नथुनों में बासमती धान के चूड़े की महक समा रही थी, पर मां की सौगात बेटी के लिए इसमें से उसने मुट्ठी भर भी नहीं खाया। वह चलते चलते 15 कोस पार कर गया, 16, 17, 18 कोस पार कर गया, और अब तो उसे जलालगढ़ के रेलवे स्टेशन का जो सिग्नल था वो भी दिखाई देने लगा, और गांव का ऊंचा जो ताड़ का वृक्ष था वो भी दिखाई देने लगा। मानो सिर ऊंचा करके उसकी चाल को देख रहा हो, किसी तरह गिरता पड़ता वह घर पहुंचा। उसे बड़ी बहुरिया की आवाज सुनाई दी, हरगोविंद भाई क्या हुआ तुम्हें। जब हरगोविंद होश में आता है तो उसे देखा कि वो बिछावल पर यानी बिछुने पर बिस्तर पर लेटा हुआ है। बड़ी मुश्किल से बोला, बड़ी बहुरिया। अब तक वह होश में आ चुका था। उसने बड़ी बहुरिया के पैर पकड़ करके माफी मांगते हुए कहा, मैं तुम्हारा संदेश नहीं कह सका, मैं तुम्हारा संदेश जो देने गया था वो नहीं दे पाया, मैं तुम्हारा संदेश नहीं कह सका। तुम गांव छोड़ करके मत जाओ, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। बड़ी बहुरिया गर्म दूध में मुट्ठी भर चूड़ा डाल करके मसकने लगी और संवाद भेजने की अपनी गलती पर पछता रही थी। तो इधर बड़ी बहुरिया ने भी संवाद तो भेज दिया, लेकिन भेजने के बाद में वो पछता रही थी। तो विद्यार्थियों, ये तो हमने इसकी समरी पढ़ी है। मैं आशा करता हूँ आपको कंप्लीटली समझ में आ चुका होगा, और नेक्स्ट वीडियो होगा इसमें हम इसके सारे के सारे जो है क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और आपको बता दूं कि ये जो वीडियो जो है ना अभी जो हमने पढ़ा, इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, इसकी पीडीएफ, इसके अलावा इसके जो वीडियोस हैं, इसके अलावा इसके जो वीडियोस हैं, और इसके अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर ऑनलाइन टेस्ट आप देना चाहते हैं, इसके अलावा इसके क्वेश्चन आंसर्स और साथ ही साथ एमसीक्यूज अगर आप इस टॉपिक के चाहते हैं, तो सारे के सारे चीज़ आपको सब एक ही जगह पर मिलेगी। आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, एजुकेशन राइज। आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, RISE। ठीक है, प्ले स्टोर पर मिलेगा आपको, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से भी आप डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसमें जितने भी कोर्सेज हैं, 12th क्लास के हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, सारे कोर्सेज मिलेंगे। और प्रत्येक कोर्स हमने चैप्टर वाइज तैयार किया आपके बोर्ड के लेटेस्ट सिलेबस और पैटर्न के अकॉर्डिंग, और उसमें हमने ये सारी चीजें, उसमें पीडीएफ होती है, वीडियो होते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट है, एमसीक्यूज मिलते हैं, आपको सारी चीजें मिलती है। हिंदी में है तो उसका कवि परिचय है, गद्य खंड है, पद्य खंड है, उसकी कंप्लीट व्याख्या है, कठिन शब्दार्थ है, ये सारी चीजें मिलेगी। और हमारे प्रत्येक कोर्स की फीस जो है वो मात्र 99 रुपए है। ओनली 99 रुपीज में आप कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं, और ये आपकी 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। पूरे 1 साल तक आप इसे आसानी से जब आपकी इच्छा हो तब पढ़ सकते हो, और या फिर आपका बोर्ड एग्जाम जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप इस कोर्स को जो है वो यूज कर सकते हो, इस कोर्स को पढ़ सकते हो। अगर किसी प्रकार की आपको डिफिकल्टी, कोई परेशानी आ रही है, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9079622989। आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप कोई कोर्स परचेज करते हैं, तो कोर्स परचेज करने के बाद में आप उस ग्रुप में जुड़ जाते हैं, जिस
जिसको बाकी बच्चों ने भी कोर्स परचेज किया है। तो जैसे ही कोर्स परचेज करते हैं आप उस पूरी लिस्ट में जुड़ जाएंगे, और आपस में भी अगर आप कोई किसी से बातचीत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरे से कांटेक्ट करना है तो आप ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस नंबर पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर दीजिए, या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कौन सा टॉपिक नेक्स्ट पढ़ेंगे आप लोग, वो भी बता दीजिए, और साथ ही साथ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है ये भी बता दीजिए। और जाते जाते बता दूं कि हमारी लाइव क्लास रहती है, लाइव क्लास हमारी रहती है एवरीडे शाम को। आप जो है वो हमारी लाइव क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। 8:30 8:30 बजे हमारी लाइव क्लास रहती है, आप लोग लाइव क्लास ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।